बलूचिस्तान, एक टेरिटरी जिस पे कभी कब्जा ना हुआ, जो कभी गुलाम नहीं थी, ना मुगलों की ना अंग्रेज़ों की, जो हमेशा से ही आज़ाद रही, खड़ी भारत के पड़ोस में आज़ाद, तब जब भारत खुद गुलाम था, और जब भारत आज़ाद हुआ तब इसकी आज़ादी छीन ली गई। जानते हैं आज कैसे एक आज़ाद इलाका औरों की आज़ादी के वक्त अपनी आज़ादी खो बैठा। जी, ये है कहानी बलूचिस्तान के आज़ादी की मांग की। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फ्रीडम फाइट ऑफ बलूचिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, जो हमेशा से आज़ाद रहा। लेकिन जब से ब्रिटिश राज इंडियन सब कॉन्टिनेंट से गया, हमारी आज़ादी की लड़ाई तो ख़त्म हुई, लेकिन इनकी शुरू हो गई और जो चल रही है आज तक। जानते हैं कि कैसे बलूचिस्तान ने झूठे वादों के कारण अपनी आज़ादी खो दी और कैसे वो आज तक उसी खोई हुई आज़ादी के लिए लड़ रहा है फ्रॉम डे वन। चैप्टर 1, द लैंड दैट बाउड टू नो वन। पहले ब्रिटिशर्स के भारत आने से भी पहले, जब कोई ट्रीटीज नहीं थे, कोई रेल रोड्स नहीं थे, पाकिस्तान नाम जब नक्शे में भी नहीं था, तब बलूचिस्तान नहीं था। उसे दौलत कलात पुकारा जाता था और उनका रूलर खाने कलात। ये कलात एक बहुत मिनरल रिच आज़ाद इलाका था। कोई राज्य नहीं, कोई सीमाएं नहीं थी, तो बस ट्राइब्स यानी जनजातियाँ, फियर्स, प्राउड और अनरूल्ड। सबका अपना लीडर, अपने कोड, अपना ऑनर। सब एक दूसरे के साथ ट्रेड करते, इज्जत करते, सेंचुरीज तक ये अपना अपना रहते अपने टर्म्स में। लेकिन वक्त आया जब 12वीं सदी में मीर जलाल खान नामक व्यक्ति ने रियलाइज़ किया कि उनकी ये छोटे छोटे कस्बों की आज़ादी लंबे अरसे तक नहीं चलेगी। अगर वो फ्री रहना चाहते हैं तो सारी ट्राइब्स को यूनाइट होना होगा। नहीं, उसने ये नहीं कहा कि एक होके एक राजा नियुक्त किया जाए। बस वो ये कहते थे कि हम जैसे हैं वैसे ही एक होने का वादा करेंगे, और अगर कोई बाहर वाला आए और किसी पे आक्रमण करे तो सब एकजुट होके उसका मुकाबला करेंगे। लगता है नेटो ने यहीं से ये स्ट्रैटेजी सीखी होगी। ये बात लोगों को लॉजिकल लगी और ऐसे 44 ट्राइब्स एकजुट हुए। कोई राजगद्दी नहीं, कोई रिटर्न रूल्स नहीं, बस थी तो उनकी दी हुई ज़बान, और वो बहुत थी। और ऐसे पैदा हुआ उस वक्त का यूनाइटेड इलाका, जिसे हम आज बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। ये कोई देश या संप्रदाय नहीं था तो बस एक वादा, अ प्रॉमिस। बट ये आज़ादी भी आपको एक टारगेट बना देती है। उनके एक तरफ थे पर्शियंस, जिन्हें आज हम ईरानियंस कहते हैं, और दूसरी तरफ मुगल हुकूमत, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट लूट रहे थे, जिस कारण उन पे भी कभी भी खतरा आ सकता था। तो उन्होंने अपना पहला खान ऑफ कलात, मीर अहमद खान 1 नियुक्त किया। अब उनके पास लॉ थे, अपनी पार्लियामेंट थी, अपनी आर्मी भी थी। जिस बलूचिस्तान या पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ी हुई हैं, उसी बलूचिस्तान में दुनिया से पहले डेमोक्रेसी की एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी। नॉट एज इवॉल्व्ड और बट प्रोग्रेसिव इनफ फॉर दैट टाइम। मीर अहमद खान 1 के पोते मीर नासिर खान ने इस गठबंधन को और मजबूत बनाया। आर्मी अब 25,000 सोल्जर्स की थी। अपनी टेरिटरी के डिफेंसेस मजबूत किए और काउंसिल स्ट्रॉन्ग। उस वक्त बलूचिस्तान सिर्फ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं, थ्राइव कर रहा था। टाइम के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल हुकूमत ठंडी पड़ गई और ब्रिटिशर्स घुस आए, जो अब बलूचिस्तान की ओर देख रहे थे। लेकिन उन्हें वहाँ की ज़मीन नहीं दिख रही थी, ना ही दिख रहे थे वहाँ के लोग। उन्हें दिखा एक रास्ता, अफगानिस्तान और उसके आगे रशियन एम्पायर तक का रास्ता, जो एक और ऑप्शन था उनके लिए। जिस कारण ब्रिटिशर्स चले आए बलूचिस्तान, तलवारें लेके नहीं, पेपर्स, ट्रीटीज और मैप लेके, और एक सबसे बड़ा हथियार, झूठे वादे। चैप्टर 2, द ब्रिटिश इंट्रूजन।
ब्रिटिशर्स बलूचिस्तान आए। पर्शियंस और मुगल की तरह नहीं, इनके चेहरे पे मुस्कान थी। सूट पहने हुए, पॉलिश बूट्स, हाथ में कागज, लेदर बैग्स। इन्हें बलूचिस्तान नहीं चाहिए था, पर बलोच के जरिए कुछ और, जो था एक रास्ता, एक्सेस। वो हिंदुस्तान पे अब रूल कर रहे थे और ऊपर से रशिया नीचे की तरफ आ रहा था। अगर रशिया अफगान और हिंदुस्तान पहुंच जाए तो क्राउन यानी ब्रिटिश की हुकूमत रिस्क में आ सकती थी, जिसे रोकने के लिए उन्हें पहले चाहिए था अफगानिस्तान, जिसके लिए दो रास्ते थे। एक खैबर पास पेशावर से, जिसे एक सिख महाराजा रंजीत सिंह कंट्रोल कर रहे थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो दूसरा बचा बलूचिस्तान, जहां वो चालाक चोर की तरह परमिशन मांगने का नाटक करने चले आए। 1839 में ब्रिटिशर्स तब के कलात मेहरब खान से मिले और ब्रिटिशर्स की दोस्ती और सब्सिडीज ऑफर की। वादा किया कि वो उनका पैसेज यूज करके अफगानिस्तान निकल जाएंगे, पर उनका असली मकसद स्ट्रेटेजिक था, क्वेटा का बेस बनाना और इसके जोन को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन की तरह यूज करना। मेहराब को ब्रिटिशर्स पे भरोसा नहीं था, लेकिन वो महाराजा रंजीत सिंह की तरह ताकतवर भी नहीं थे। वो सिखों से कमजोर थे। उन्हें लगा कि ये कुछ वक्त की बात होगी, ब्रिटिशर्स पास थ्रू करके चले जाएंगे, जिस वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ डील साइन कर दी। इस डील के बारे में शायद लोकल बलोचों को पता नहीं था। वो बलोच जो हमेशा से अपने पहाड़ों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्होंने जब ब्रिटिश के ट्रूप्स आते हुए देखे तो उन्होंने बिना ऑर्डर्स की वेट किए अटैक कर दिया। और क्यों नहीं करते, वो उनकी जमीन पे फौजें लेके चले आ रहे थे। एम्बुशेस हुई, गुरिल्ला स्ट्राइक्स हुए। ब्रिटिशर्स ने मेहराब के ऊपर बिट्रेयल का इल्जाम लगाया, अफगान के साथ मिलकर साजिश करने का, और यही कारण बना उन्होंने बनाया पलटकर वार करने का। नवंबर 1839 को ब्रिटिशर्स ने कालात पे हमला कर दिया। मेहरब खान मारे गए, शहर तहस नहस हो गए और अपना एक प्यादा शाह नवाज खान गद्दी पे बिठा दिया। और ऐसे ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बलूचिस्तान के दरवाजे खोल दिए। यही नहीं, की और क्रिटिकल इलाके पूरे अपने कंट्रोल में लिए, जैसे क्वेटा, चमन और बोलन पास, और बाकी वो इनडायरेक्टली रूल करने लगे वाया ब्राइब्स, डील, थ्रेट्स, और बस ऐसे चुपचाप काम करवाने के तरीके ढूंढ लिए। इसे उन्होंने ट्रीटी ऑफ कलात कहा, जो साइन हुई 1876 में, जो कहती थी कि ब्रिटिश कलात की फॉरेन पॉलिसीज हैंडल करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडवाइस से, और कलात इंटरनल मैटर्स। बस ये वही क्लॉज है जिसके कारण बलूचिस्तान आगे जाके अपनी आज़ादी खो बैठेगा। क्यों? ये साफ है ना कि इंटरनल अफेयर्स जो हैं वो कलात के, और बॉर्डर्स के आगे वाले अफेयर्स ब्रिटिशर्स के, जिसके तहत वो इंटरनेशनल लॉ के आगे अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे। 1947 में यह क्लॉज को यूज किया गया बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलवाने के लिए, ये कह के कि जो कंट्रोल ब्रिटिश के पास था अब वो पाकिस्तान को मिल गया है। तो ऐसे पाकिस्तान बनने के वक्त इस क्लॉज को लीगल वेपन बनाकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलवाने के लिए यूज किया गया। चैप्टर 3, ऑल ब्रोकन प्रॉमिसेस। जब तक ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को छोड़ा, बलूचिस्तान दो टुकड़ों में बंट चुका था, एक ब्रिटिशर्स के अंडर और दूसरा कलात के अंडर। पर लीगली या टेक्निकली बलूचिस्तान तब भी आज़ाद था। उन्होंने सिर्फ अपने फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिशर्स को दिए थे मैनेज करने के लिए। वो बस एक ट्रीटी थी, कोई ब्रिटिश का हिस्सा नहीं। जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे, उन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूडिंग बलूचिस्तान को 3 ऑप्शन दिए कि अगर आप चाहें तो भारत के साथ जुड़ सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ, या फिर चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तब के खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने तीसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट रहने का चूज किया। और क्यों नहीं, उन्होंने तो बस फॉरेन अफेयर्स मैनेज करने के लिए ही ट्रीटी साइन की थी ना। वो तो कभी भी इंडिया की कॉलोनी का पार्ट ही नहीं थे। ये बात 1946 में फ्यूचर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मानी थी कि कलात हमेशा से आज़ाद थे और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वो आज़ाद ही रहेंगे। इस बात से कन्विंस होके खान ऑफ कलात ने जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर बना दिया। हाँ, चोर के हाथ में चाबी दे दी। अगस्त 1947 में
इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बस कुछ ही दिन पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खान, जिन्ना और माउंटबेटन बैठे, जहां एक वर्बल एग्रीमेंट हुआ कि कलात प्री 1838 के दौर में चला जाएगा, फ्री एंड अनरूल्ड। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और उसके 2 दिन बाद खान ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। देखने में सब ठीक था। पाकिस्तान ने कलात की ऑटोनॉमी रिकग्नाइज भी की, जिस कारण उन्होंने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट भी साइन किया। पर पाकिस्तान का प्लान कुछ और ही था। कलात सिर्फ ज़मीन का बड़ा टुकड़ा ही नहीं था, उसकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी। ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता था, अरेबियन सी भी साथ ही लगी हुई थी, और वो ज़मीन गैस, गोल्ड और कॉपर से रिच। पाकिस्तान इसे जाने थोड़ी देने वाला था, तो उन्होंने कुछ तरकीबें लगानी शुरू की। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि बलूचिस्तान के ट्राइब्स और स्टेट्स इंडिपेंडेंट थे, लेकिन यूनिफाइड पावर के लिए कलात की हुकूमत के अंडर आ रहे थे। तो पाकिस्तान ने अब एक एक करके इन इंडिपेंडेंट ट्राइब लीडर्स के पास जाना शुरू कर दिया, अपने से जोड़ने के लिए, जैसे मकरान, नसबेला, खरान। उन्हें पैसे, पावर और न जाने क्या क्या झूठे वादे ऑफर किए कि पाकिस्तान उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रखेगा, उन्हें रूल नहीं करेगा, वो तो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। और ऐसे धीरे धीरे करके उन टेरिटरीज के लीडर्स ने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन अग्रीमेंट साइन कर दिए। कलात अब अकेला था। वो ब्रिटिशर्स के पास गया अपनी आज़ादी की मांग करने के लिए। उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। वो फिर भारत और अफगानिस्तान के पास भी आया, पर उनके हाथ में भी तो कुछ था नहीं। तो ऐसे 27 मार्च 1948 जब आखिरी टेरिटरी के लीडर ने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होने के लिए साइन कर दिए पेपर्स, पाकिस्तानी ट्रूप्स कलात के पास पहुंचे और उन्हें कराची ले आए। क्योंकि चाहे सारे ट्राइब लीडर्स ने डॉक्यूमेंट साइन कर ही दिए हों, फिर भी एज पर इंटरनेशनल लॉ वो सिर्फ और सिर्फ खान ऑफ कलात थे जिनके पास ऑफिशियल अथॉरिटी थी चूज करने के लिए। और चॉइसेस क्या थी, हम जैसे जान चुके हैं, हिंदुस्तान के साथ जुड़ने की, या पाकिस्तान, या फिर आज़ाद रहने की। तब कराची में खान ऑफ कलात को प्रेशराइज किया, धमकाया और आखिरकार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा दिया गया। और ऐसे बलूचिस्तान के हाथों से निकल गया, जिन्होंने कभी मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया, जो पर्शियंस के आगे भी खड़े रहे, जिन पे कभी भी ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं किया, वो आज पाकिस्तान की गिरफ्त में थे। नॉट बाय चॉइस, नॉट बाय ट्रीटी, बट बाय फोर्स एंड डिसीट एंड अ ब्रोकन प्रॉमिस। पर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। वो तो हमें आज के बलूचिस्तान के हालात देख के पता ही है। पर उस वक्त चाहे खान ने पेपर साइन कर दिए थे, एक शाही परिवार के राजकुमार थे जिन्होंने झुकने से मना कर दिया। प्रिंस अब्दुल करीम। चैप्टर 4, द प्रिंस एंड द फ्रीडम फाइट। अभी बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ जुड़ने के कागज़ की स्याही सूखी भी नहीं थी, तो वहाँ के पहाड़ों से एक तूफान उठना शुरू हो गया, प्रिंस अब्दुल करीम नाम का। वो खान ऑफ कलात के छोटे भाई थे। शाही परिवार के तो थे ही, लेकिन साथ में थे एक ट्रू बलोच। मई 1948 में जैसे ही पाकिस्तान ने कलात को अपने से मिलाया, प्रिंस अपने कुछ 100-150 लोग के साथ और राइफल्स लेके और खाना लेके पहाड़ों में चले गए। अब ये लोग जाने लगे बलोच नेशनल लिबरेशन कमेटी के नाम से, जो लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, अपने ऑनर के लिए। और तब से लेके आज तक बलूचिस्तान में कोई ना कोई संगठन अपने बलोच की आज़ादी के लिए लड़ ही रहा है। प्रिंस ने अपनी आर्मी खड़ी करी, गुरेला वॉरफेयर शुरू किए। उन्होंने अफगानिस्तान से मदद मांगी और भारत से भी मदद मांगने की सोच ही रहे थे। अगर ऐसा हो जाता तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का ना रहे, इंटरनेशनल इशू बन जाता। पाकिस्तान घबराया। ये कोई ट्राइबल अनरेस्ट नहीं था, खुद रॉयल फैमिली ओपनली डिफाई कर रही थी। महीने बीते, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं सके। तब उन्होंने कुछ नया अपनाया। उन्होंने एक डेलीगेशन भेजी प्रिंस के पास बातचीत करने के लिए, बंदूकों के साथ नहीं, कुरान के साथ। 8 जुलाई 1948 को उन्होंने कुरान की कसम खाते बोला कि अगर प्रिंस सरेंडर कर दें, उन्हें कोई हार्म नहीं होगा। कुरान को हाथ में रखते हुए ये वादा किया। अब्दुल करीम चाहे गवर्नमेंट के ऊपर एक पैसे का भरोसा ना करते हों, पर कुरान वो तो पॉलिटिक्स नहीं है,
वो तो पाक है, तो वो मान गए और नतीजा वो और उनके आर्मी अरेस्ट हुई, सीधा कैद, चेन एंड सेंटेंस, 10 साल की जेल। उनके लिए यह पाकिस्तान का प्रिंस के साथ धोखा नहीं, खुदा के साथ धोखा था कि कैसे कोई हाथ में कुरान लिए झूठ बोल सकता है। ये आवाज़ एक बार फिर उठी 1955 में, जब पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान को 1 यूनिट पॉलिसी के तहत एक प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। एक नाम, एक गवर्नर, एक आवाज़। और वो किसकी आवाज़ होगी जो उभर के आएगी? पंजाब की। अब बलूचिस्तान के लिए ये ज़मीन का नहीं, अपनी आइडेंटिटी, पहचान का मुद्दा बन गया था, क्योंकि उनकी भाषा, हिस्ट्री, रीति रिवाज, ट्राइबल कोड सब मिटाए जाने वाले थे। तब 80 साल के नवाज नूरोज खान जहरी ट्राइब से सामने आए। वो थक चुके थे। अब तक उन्होंने काफ़ी झूठे वादे देख लिए थे, काफ़ी चीज़ें मिटती देख ली थी। तो अब उन्होंने ही बंदूक उठा ली, अपने बेटों और पोतों के साथ कुछ 140 लोगों की फौज खड़ी की और चल दिए कोहे मुराद पर्वत की ओर, जैसे कुछ साल पहले प्रिंस अब्दुल गए थे। उन्होंने प्रिंस की ही तरह गुरिल्ला वॉर शुरू किए, जहां वो अटैक कर पहाड़ों की गोद में जाके वापस छुप जाते थे, और पहले की ही तरह आर्मी उन्हें पकड़ नहीं पाई। तो पहले की ही तरह पाकिस्तान फिर आया, हाथ में कुरान लिए, और एक वादा साथ लेके आया, सेफ्टी का वादा, सरेंडर के बदले। बलोचों ने फिर से गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं किया, पर पहले की ही तरह उन्हें भी कुरान की कसम पे पूरा भरोसा था। वो पहाड़ों के नीचे उतरे और पहले ही की तरह उन्हें भी धोखा मिला। सब अरेस्ट हुए। ऐसे 15 जुलाई 1960 को नूरोज खान के बेटे और पोतों को फांसी दे दी गई और उन्हें खुद जेल में डाला उनके मरने तक। 1970 के आते बलोचों ने बहुत कुछ देख लिया था। वन साइडेड ट्रीटीज, ब्रोकन प्रोमिसेस, जेल लीडर्स एंड हैंग्ड पीपल। फिर हालात में हल्का सा शिफ्ट आया। पाकिस्तान ने इलेक्शंस अनाउंस किए, जिस कारण अब बलोचों की आवाज़ सुनी जाने की उम्मीद थी। उनकी 2 पार्टीज खड़ी थी, नेशनल आवाम पार्टी और जमात उलमाए इस्लाम, जो बलोचों की अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चरल प्राइड एंड डिग्निटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। सरदार अतुल्ला मेंगल चीफ मिनिस्टर बने और गोकुस बकाश बिजेनो गवर्नर। पहली बारी बलूचिस्तानी लीडर्स लीड कर रहे थे। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जहां जुल्फिकर अली भुट्टो एक करिस्मेटिक एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर थे, जो बलोचों से यूनिटी, प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी और को एग्जिस्टेंस जैसी चीज़ों की बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सामने, क्योंकि बंद दरवाजे के पीछे बलोच उन्हें थ्रेट दिखते थे। क्यों? क्योंकि बलोच थे प्राउड, इंडिपेंडेंट, जो कभी भी कंट्रोल नहीं किए जा सकते। तो मौका देखते ही फरवरी 1973 में भुट्टो ने बलोच के इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसमिस करवा दी। कारण? ट्रीजन, देशद्रोह बताया गया। कहा कि वो इराक और सोवियत के साथ कंस्पायर कर रहे थे। कोई सबूत नहीं, कोई ट्रायल नहीं, सीधा टैंक्स चढ़वा दिए गए। ये पाकिस्तान हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल क्रैकडाउन्स था। सारे बलोची डिस्ट्रिक्ट सील कर दिए गए, ट्राइबल एरियाज पे बॉम्ब गिराए, गांव में आग लगाई, स्टूडेंट्स पीटे गए, जर्नलिस्ट गायब हो गए। ये बलोचियों के लिए एक मैसेज था कि ये ज़मीन अब तुम्हारी नहीं है, पाकिस्तान की है। पर जिन बलोचियों को दुनिया समझ चुकी थी, उन्हें भुट्टो और आज तक कोई पाकिस्तानी लीडर कभी क्यों नहीं समझ पाए कि बलोची जड़ें जो हैं ना, कितनी ही गहरी हैं और मजबूत हैं। तभी फिर से एक बारी मारी और मेंगल के पहाड़ों से गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गए, पर इस बारी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटेजिक लड़ाई थी। बुजुर्ग और ट्राइबल नहीं, यंग फाइटर्स लड़ रहे थे, जो ट्रेन्स सैबोटाज कर रहे थे, कॉन्वॉयज अटैक कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा रहे थे। हाँ, आई नो, ये कुछ पिछले हफ्ते की ही खबर सुनाई देती है, लेकिन है नहीं। ये 1973 की बात है, यानी तब से लेके आज तक बलूची अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लगातार चलता रहा और तब आया एक और डिक्टेटर, जिया उल हक, जिसने भुट्टो को ओवरथ्रो किया और मिलिट्री रूल लगवा दिया।
अब क्या बचा था? बलोचों को और कितने बिट्रेयल्स देखने थे, कितनी बारी उनका ट्रस्ट और टूटना था, पता नहीं। पर हार न मानने वाले बलोची सीने में अंगार लिए जिए जा रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। चैप्टर 5 द माउंटेन्स रोर अगेन। 2000s आते बलूचिस्तान कुछ चुप सा हो गया था, लेकिन शांति से नहीं, तैयारी के कारण। पहाड़ों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA आ चुकी थी। अब कोई स्कैटर ट्राइब्स नहीं थे, आज़ादी के नारे अकेली बंदूकें नहीं लगा रही थी। अब चीज़ें बदल चुकी थी, सब एकजुट हो चुके थे, स्ट्रक्चर्ड हो चुके थे, ट्रेन्ड, आर्म्ड, और उनका गोल आज़ादी। अब ये पुकार सोच की नहीं थी, पर्सनल हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान एक जगह बलोचियों को देश से प्यार करने के लिए कह रहा था और दूसरी जगह उन्हीं की ज़मीन का सौदा किए जा रहा था। ग्वादर बलूचिस्तान का एक कोस्टल एरिया, एक बड़ा पोर्ट, जिसकी डील पाकिस्तान ने चाइना के साथ कर दी। एक मैसिव $60 बिलियन का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जिसके तहत बनने थे हाईवेज, पोर्ट, फाइबर ऑप्टिक्स, और बनना था एक रास्ता चाइना के काशघर से शुरू होके बलूचिस्तान के ग्वादर तक। ग्वादर पोर्ट, जो एक छोटी फिशिंग विलेज थी, उसे नया दुबई बनाने के वादे किए गए और बलोची, उनके घर बुलडोज हुए, मछुआरों को धकेल बाहर कर दिया गया, नौकरियां पंजाबीज और चाइनीज को दी गई, और यहाँ तक कि उस जमीन का सोना भी अब उनका ना रहा। बलूचिस्तान की चागाई डिस्ट्रिक्ट में 412 मिलियन टन्स कॉपर और गोल्ड मिला, जिसकी डील हुई चाइना और कनाडा की कंपनीज के साथ माइनिंग करने की डील्स थी। लेकिन ये डील आखिर थी क्या? चाइना के माइनिंग से जो मिलेगा उसका 50% हिस्सा चाइना को, 48% हिस्सा पाकिस्तान को और 2%, सिर्फ 2% बलूच को मिलना था। और दूसरे प्रोजेक्ट में 50% कनाडा को एंड 25% पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान को। उनकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन, उनके रिसोर्सेज, लेकिन प्रॉफिट और कंट्रोल कहीं और। तो हुआ क्या? बलोचियों ने उनके गैस पाइपलाइंस बॉम्ब किए, रेल लाइंस डिस्ट्रॉय की, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अटैक किया और चाइनीज़ वर्कर्स को टारगेट। BLA अब पर्दे के पीछे नहीं, खुल के काम कर रही थी। पाकिस्तान वही एकमात्र तरीके अपनाने लगे जो वो जानते थे, मिलिट्री के तरीके। पूरी बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट अब सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो गई थी, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सर्वेलेंस। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री अप्रोच कुछ काम सा नहीं कर रही थी। वो जितना ज़्यादा अटैक करते, बलूची रेजिस्टेंस उतनी ही मजबूती से वापस उठती। हर अरेस्ट, रेड और गांव वालों पे जाती बलोचों के दिल में एक नया अंगार बनाती। बलोची अब समझ गए थे कि आज़ाद होना है तो क्रांति के लिए एकजुट होना होगा। तब 2018 में जितने भी आज़ादी की पुकार करने वाले आर्म्ड ग्रुप थे, वो एक हो गए, एक ध्वज तले, BRAS, बलोच राजी अजोई संघर, द बलोच नेशनल फ्रीडम फ्रंट। ये कोई रिबेल ग्रुप नहीं है, ये है एक पैरेलल आर्मी, गवर्नमेंट की तरह ऑपरेट करती है, अपना काम करती है और साथ में इंतज़ार कि कब वो ऑफिशियल गवर्नमेंट बनाएंगे और अपना देश चलाएंगे। फिर आया 2025, जब इनकी आज़ादी की लड़ाई इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, किसी स्पीच के कारण नहीं, एक ट्रेन के कारण और मेहरांग बलूच के कारण। 11 मार्च 2025, जब जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़्यादा पैसेंजर्स क्वेटा से पेशावर जा रही थी। ये रेलगाड़ी पाकिस्तानी फौजियों को लेकर जाने के लिए जानी जाती है, जिसे एक एक्सप्लोजिव द्वारा रोका गया। धुआं निकला, चीखें सुनाई दी और फिर BLA के सोल्जर्स पर्वतों से बाहर आए। लोकल बलूची औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया और हॉस्टेज बनाए पाकिस्तानी फौज के लोग। इनकी मांग, बलोची पॉलिटिकल प्रिजनर्स की आज़ादी। पाकिस्तान आर्मी ने फुल स्केल ऑपरेशन लॉन्च किया। सच्चाई कभी सामने नहीं आई कि कैजुअलिटीज किस साइड कितनी थी। दोनों साइड अपने दुश्मन की कैजुअलिटीज बताने लगी। इस जाफर एक्सप्रेस के किस्से के बाद एक बड़ी बलोचिस्तानी एक्टिविस्ट अरेस्ट हुई, डॉक्टर मेहरांग बलोच, जिनके पिता 2009 में और भाई 2018 में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा उठा लिए गए थे। प्रोटेस्ट में इन्होंने 1600 किलोमीटर की बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक की यात्रा की थी, पैदल। हजारों के लोग इनके साथ जुड़े थे।
पर वह प्रोटेस्ट किस चीज का कर रही थी? अपने भाई और पिता के अलावा कई और लोगों के अगवा होने की। अनऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक 2001 से अब तक 5,000 लोग लापता हैं। ये आंकड़ा एज पर इंटरनेशनल व्यूज 10,000 है। साथ ही औरतों के साथ भी अथॉरिटीज ने ज्यादती की। उनको लेके जाते, टॉर्चर करते इंफॉर्मेशन के लिए। उनके टूटे हुए शरीर वापस मिलते। सर्वाइवर्स ने टॉर्चर और सेक्सुअल असॉल्ट्स के किस्से बताए। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,000 से ज़्यादा औरतों की म्यूटिलेटेड बॉडीज मिली। मेहरांग बलोच एक जज्बा थी जो इन सब के लिए लड़ रही थी, तो ये जज्बा कभी शांत थोड़ी होने वाला था। इसीलिए 22 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस अटैक के बाद घायलों के लिए क्वेटा के अस्पताल के बाहर वो एक शांत प्रदर्शन कर रही थी, जब पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस आई और इन्हें पकड़ के ले गई। उन पे कई सारे चार्जेस लगाए गए और वो हुडा डिस्ट्रिक्ट जेल में हैं। कोई विजिटर्स उनसे मिलने के लिए अलाउ नहीं होते और कहते हैं कि उन्हें मेडिकल हेल्प भी नहीं दी जाती। अब अचानक से पूरी दुनिया बलूचिस्तान के बारे में बात करने लगी। पाकिस्तान इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ बताने लगा, साथ ही अफगानिस्तान इंटेलिजेंस और CIA का इंटरफेरेंस। अब ये सिर्फ बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड के तौर से जाने लगी है अपनी लोकेशन के कारण, सेंट्रल एशिया और सी के एक्सेस के कारण। बलूचिस्तान की आवाज़ अब दुनिया तक थोड़ी पहुंचने लगी है कि उनकी अपनी शख्सियत भी है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आज बलूचिस्तान लहूलुहान हो रहा है, लेकिन सब अनदेखा कर रहे हैं। उनकी चीखें दुनिया के हर कोने तक पहुंच रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। कोई नहीं, दुनिया चाहे जितना भी ना देखे, जितना भी ना सुने, बलूचियों की ये जंग जारी रहेगी, जो भारत और पाकिस्तान के आज़ादी के दौर से जारी है। हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन एक आज़ाद देश तब से पाकिस्तान का गुलाम बन के रह गया है। उनके लोगों के नाम मिटा दिए गए हैं, घर गिरवा दिए, लोग गायब हो गए। पर कब तक? मैं बताती हूँ, तब तक जब तक वो आज़ाद नहीं हो जाते। फॉर दिस इज़ बलूचिस्तान एंड इट्स स्टोरी इज़ फार फ्रॉम ओवर। आप क्या कहते हैं, कब तक चलेगा इनका ये संघर्ष? क्या आप अपने लाइफ टाइम में इन्हें आज़ाद होता देख पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए, इसी सवाल के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेती हूँ। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।